Hello everybody, welcome to Exam Mode SSC. This is हेड शॉर्ट रिवीजन सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारी बातें कर लेंगे। आपके एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, जिसमें प्रेसिडेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा। तो हेयर वी विल टॉक अबाउट ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं और साथ ही साथ ये माइंड मैप चार्ट जो मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है, जिससे आपका टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहने वाला है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इसे आप देखिए कि आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78 में गिवन है ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव गिवन है। आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और लास्ट में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ये पांचों मिला के आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 52 से लेकर 61 आर्टिकल आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डील करते हैं। ठीक है जी। तो पहले बेसिक बात कुछ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। कौन से हेड ऑफ़ द स्टेट? एक होते हैं आपके नॉमिनल हेड होते हैं, दूसरा आपके होते हैं रियल हेड। तो आपको याद रखना है कि जो रियल हेड होते हैं वे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और नॉमिनल हेड आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों के आपके ये सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें आर्टिकल की ओर नज़र भी डाल लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 अकॉर्डिंग टू माई चार्ट इसमें दे रखा है आपके कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल नंबर 52 में गिवन है। ये सबसे बेसिक बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 53 में गिवन है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आपकी यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट में निहित होती है। ठीक है जी। ये सबसे बेसिक बात है। कोई भी बिल आपका राइट तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो जाए। तो ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसमें जो आपके आर्टिकल नंबर 53 में गिवन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 में एक चीज़ और लिखी हुई है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कमांडर आपके प्रेसिडेंट होते हैं 3 फोर्सेस के, तो ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 53 में गिवन है। अब सबसे मेन इस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 54। इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में गिवन है। तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके होते हैं वे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होता है बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उनका आपका इलेक्शन होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो उसमें आपके होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ ही आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होते हैं और साथ में आपके थर्ड में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो आपके एमएलएज होते हैं वे भी आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्ट लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे बेसिक बात आपके दिमाग में रखनी है आपको कि इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लिखा है, मतलब कि आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो आपके होते हैं वे आपके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ लिखी हुई है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वे भी आपके पार्ट नहीं लेते हैं किसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। साथ ही साथ जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जौन जौन सी स्टेट में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वे भी आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सबसे बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज आपका था जहाँ से आपके प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का ये चुनाव होता है। ठीक है जी। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 55 इसमें गिवन है। आर्टिकल नंबर 55 डील करता है हमारे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से, कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होगा उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ कही गई है, स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्मली इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपके स्टेट का जो
चुनाव वो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में, वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इसमें एक बात सबसे बेसिक आपको याद रखने वाली है, यहाँ देखिए नोट्स में मैंने कवर कर रखा है आप लोगों के लिए, कि आपके जो वोट ऑफ ईच एमएलए होता है वो वराई करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक आपके वोट ऑफ एमएलए वराई कर जाता है। ये स्टेटमेंट आ सकती है तो आपको याद रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से अब एडुकेटी का पेपर आ रहा है और ये आपका सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर होपफुली आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट कैसे होती है वो यहाँ से पता करिए। मान के चलिए एक आपका उत्तर प्रदेश है जिसकी पॉपुलेशन है आपकी 20 करोड़, और हरियाणा में मान लेता हूँ इसकी पॉपुलेशन है 5 करोड़। अब वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे निकाला जाता है, वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू में 1/1000। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट में अगर यूपी का हम निकालते हैं तो ऊपर में 20 करोड़ आ जाएगा, और अगर हरियाणा का निकालेंगे तो ऊपर 5 करोड़ आ जाएगा। तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग निकालेंगे तो आउटकम रिजल्टेंट जो होगा वो हर बार डिफरेंट आएगा। इसीलिए अगर आपका यहाँ पर देखे जाए वोट ऑफ एमएलए वराई करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये सबसे बेसिक बात थी जो आपको याद रखनी थी इसमें, ठीक है। तो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपका जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से आपके प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूजिंग अ सीक्रेट बैलेट, ठीक है। इसमें अभी भी हमारे प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 56 हमारा डील करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आपके ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसके टर्म से डील करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपके जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है। कितना होता है? 5 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट, जिस डेट से वो ऑफिस में एंटर करते हैं, ठीक है। जिस डेट से वो ऑफिस में एंटर करते हैं उससे अगले 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है आपके राष्ट्रपति का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूएस में क्या होता है, यूएस का भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। यूएस में 4 ईयर्स का प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। कितने साल का होता है? 4 ईयर्स का। हमारे भारत में 5 ईयर्स का कार्यकाल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, द प्रेसिडेंट में, मतलब आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो रेजिग्नेशन अगर देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनका रेजिग्नेशन देने का हमारा सिस्टम अगर पूछा जाए तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और ये भी साथ में आपको याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भी देते हैं अपना, ठीक है। मतलब कि अदला बदली रेजिग्नेशन की होती है। ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ से आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और आपके प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, ठीक है, मान के चलिए उनको रिमूव करना है, तो उनके रिमूव करने के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, जो हम लोग आर्टिकल नंबर 61 में पढ़ेंगे। और उनके इम्पीचमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और कोई भी ऑप्शन अगर दे रखा होगा तो उसको आप लोग गलत करके आना, ठीक है। बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 61, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपीरियशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन ऑफिस। आपके प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक उनका कोई सक्सेसर चुन के नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने ऑफिस छोड़ के नहीं जाएंगे। ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 56 में गिवन है, ठीक है। अब 56 में एक सेकंड पार्ट चीज़ इसमें और लिख रखा है, प्रेसिडेंट मस्ट कम्युनिकेट हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो पहले वो स्पीकर ऑफ द हाउस, जो आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, उनको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ जी हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं राष्ट्रपति पद से। ये चीज़ स्पीकर को बताना इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ इसमें गिवन है। सबसे मेन इसमें आपको याद रखना है कि आपके किसको रेजिग्नेशन देते हैं,
वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और कौन सा कारण होता है, तो सिर्फ ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल से आपको ये याद रखना है। आर्टिकल नंबर 57 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन की री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 57 में गिवन है। आपको इसमें ये याद रखना है कि आपका जो ये प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है जी, उनका इलेक्शन भारत में कितनी बार भी हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं और बने भी रह सकते हैं। लेकिन यूएस में क्या होता है कि एक बंदा लगातार सिर्फ 2 या फिर सक्सेसिव टर्म्स में भी 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब मैक्स टू मैक्स वो बन सकता है आपके सिर्फ और सिर्फ 8 साल के लिए प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कितने भी सालों तक बन सकता है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अ पर्सन हु हेल्ड और होल्ड्स ऑफिस एज प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू डैट पोस्ट एनी नंबर ऑफ टाइम। कितने भी बार तक वो आपका चुनाव लड़ सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा आर्टिकल नंबर 57 में गिवन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 आपका डील करता है। आर्टिकल नंबर 58 हमारा कहता है अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो ये आपको याद रखनी है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वे भारत के नागरिक होने चाहिए और उन्होंने 35 साल उम्र अपनी कंप्लीट कर ली हो। कितनी? 35 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने कंप्लीट कर ली हो। आपकी लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनका चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज हो सकती है 25 ईयर्स, ठीक है। 25 ईयर्स हो सकते हैं, तभी आप एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसका इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होती है। वोट डालने की मिनिमम एज आपकी होती है 18 ईयर्स। और प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज आपकी हो सकती है 35 ईयर्स, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। मतलब कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, तभी वे आपके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और वो कौन कौन से ऑफिस आपके होल्ड नहीं करने चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आपके प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करने चाहिए, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब कि राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में कोई भी लाभ का पद वो उनके पास नहीं होना चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंडर एनी लोकल अथॉरिटी भी, अगर लोकल अथॉरिटी में भी मान के चलिए उन्होंने कोई लाभ का पद धारण कर रखा है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी वे प्रेसिडेंट का चुनाव आपके लड़ सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस इसमें गिवन है। एक्सेप्शंस ये पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑफिस होते हैं जो आपके ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नहीं आते हैं। तो वो होता है आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर फॉर एनी यूनियन और एनी स्टेट के चक्कर में कहीं का भी आपके अगर वो मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, एमएलए हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के, तब भी वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में नहीं आता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 58 में गिवन है। तो होपफुली दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। और अगर समझ आ रही हूँ फ्रेंड्स तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब नाउ वी विल शिफ्ट टू आर्टिकल नंबर 59, जिसमें आपके कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में गिवन है। ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है जी। इसमें लिखा है कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में आर्टिकल नंबर 59 में गिवन है, जिसमें गिवन है कि नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। आपके जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो वो किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, ठीक है। मतलब अगर किसी हाउस के मेंबर हो भी तो उन्हें उस हाउस की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, तभी वह प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपके आर्टिकल नंबर 59 में गिवन है। साथ ही साथ उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका होल्ड ना कर रखा हो, ये भी आपके कंडीशन ऑफ ऑफिस में गिवन है। आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है जी, वे इम्यून होते हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से।
मतलब कि उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। अगर वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे फिर वो उनके पर्सनल लेवल पे ही हो, ठीक है। लेकिन उन पे सिविल प्रोसीडिंग लगाई जा सकती है। 2 मंथ का नोटिस आपके प्रेसिडेंट को पहले दिया जाएगा, उसके बाद उन पे सिविल प्रोसीडिंग लगाई जा सकती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनके टर्म के बारे में हमने बात कर ही ली थी कि 5 ईयर्स का उनका कार्यकाल होता है और वो रिज़ाइन करते हैं बाय एड्रेसिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम आपके इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। यूएस में ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, मैंने आपको ऊपर समझाया है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है कि उनको जो भी इमोल्यूमेंट्स या फिर अलाउंसेस से प्रिविलेज मिल रहे हैं वे उनके कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते हैं। उनको बढ़ाया जा सकता है पर उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 61 में गिवन है कि आपके राष्ट्रपति को अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स चाहें तो वो उन्हें हटा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था। अब हम जानेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा डीप से। ये आपका इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी भी हाउस में इसकी शुरुआत करी जा सकती है। बस बशर्ते ये है कि 1/4 ऑफ द मेंबर उसमें साइन करने चाहिए। मतलब कि लोकसभा, मान के चलिए लोकसभा में ये शुरुआत होती है तो 1/4 ऑफ द मेंबर आपके उस नोटिस पर साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में होती है तो 1/4 ऑफ द मेंबर पहले उस नोटिस पर साइन करेंगे। उसके बाद वो 14 दिन की नोटिस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो नोटिस सौंपी जाती है। उसके बाद अगर ये रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी से, ये याद रखना है आपको। स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है दोनों हाउस से तो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इम्पीच हो जाते हैं। मतलब उनको उनके ऑफिस से निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि आज तक हमारे इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ये सबसे बेसिक बात है। इसमें आपके जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वो बोथ आपके इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं ये दोनों के दोनों आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन के वक्त क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इम्पीचमेंट में आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि कोई भी मेंबर आपका स्टेट लेजिस्लेचर या फिर यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट नहीं करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट में। ये चीज़ इम्पीचमेंट के बारे में थी और होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कि आपके प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। तो उनके पास 5 तरीके की पावर होती हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल, जुडिशियल और वीटो पावर। जो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ये 5 तरीके के पावर होती हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। अगर ऑप्शन में आता है तो 5 टिक कीजिएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर में इसमें होता है आपके कि आपके जो ये प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल, कैग, गवर्नर। तो ये इनके एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आपको ये याद रखना है कि समनिंग, प्रोरोग और डिज़ोल्व ऑफ द लोकसभा जो होता है ये आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं थ्रू हिज और हर लेजिस्लेटिव पावर। आपके स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट होता है और डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है ये भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं थ्रू हिज लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। और जो नॉमिनेशंस होता है राज्यसभा में 12 लोग का, वो भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के तहत। ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, ये भी इनके लेजिस्लेटिव पावर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस भी लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन बना देगा कि आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो उनकी कौन सी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल या जुडिशियल। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है। मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन के साथ, ये भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं थ्रू हिज लेजिस्लेटिव पावर। अब फाइनेंशियल पावर में हमारे प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स आती हैं। ये पावर है उनकी मनी बिल की रिकमेंडेशन की पावर। जो आपके आर्टिकल नंबर 110 से मनी बिल आता है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता है। ये चीज़ उनकी फाइनेंशियल पावर में आती है।
यूनियन बजट जो आपके पेश करा जाता है वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना नहीं करा जा सकता है। ये चीज़ उनकी फाइनेंशियल पावर में होती है राष्ट्रपति के। और लास्ट में फिनांस कमीशन का जो गठन होता है, आपके आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन दे रखा है, इसका गठन भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही करा जाता है और ये उनकी फाइनेंशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है या फिर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये सभी प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर में आती हैं। जुडिशरी से एडवाइस लेना, सुप्रीम कोर्ट जो आपकी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं आपके राष्ट्रपति, ये चीज़ उनके जुडिशियल पावर में आती है। और किसी को क्षमा यातना देना, मतलब उनको उनकी सज़ा से माफ़ कर देना, ये चीज़ प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर में होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर वीटो पावर दे रखी है। आपके प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके की वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। 3 तरीके की वीटो पावर होती है, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट जो आपके होते हैं एब्सोल्यूट वीटो, उनके पास कब कब अवेलेबल होती है, ये प्राइवेट मेंबर बिल में अवेलेबल होती है और साथ में जब कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है उस समय आपके प्रेसिडेंट चाहें तो एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो आपको याद रखनी है कि मनी बिल के वक्त आपके प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि जब आपके राष्ट्रपति बिल को सदन में वापस कर दें रिकन्सिडरेशन के लिए। ठीक है, तो मनी बिल के केस में ये नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पॉकेट वीटो में ये होता है कि सिंपली आपके राष्ट्रपति वो बिल पॉकेट में रख लें और वो इनफाइनाइट टाइम तक रख लें, मतलब उस पर कभी कोई एक्शन ले ही ना। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है, संविधान संशोधन का जो बिल आता है, उस पर प्रेसिडेंट आपके पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो गवर्नर होते हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट की वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 200 के तहत। गवर्नर चाहे तो वे बिल आपके प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट की राय के लिए आपके रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 201। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे या ना दे, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये उनकी विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 200 में गिवन है, ये प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो राष्ट्रपति की आपकी होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग कौन सी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है कि लेजिस्लेटिव होती है, तो ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर में जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल नंबर 123 में गिवन है। इसमें अगर हमारी पार्लियामेंट की दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अगर रिसेस में है मतलब कि उन समय उनका कार्यकाल नहीं चल रहा है, उस समय उनके सदन की बैठक नहीं चल रही है, तब अगर सरकार को कोई ज़रूरी बिल अगर पास कराना हो, कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी कानून की, तो वह ऑर्डिनेंस के जरिए करा सकता है। ऑर्डिनेंस आपके प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है और वो एक कानून होता है। ठीक है, तो उसके बाद ऑर्डिनेंस पास करने के बाद जब भी आपकी पार्लियामेंट जो रीअसेंबल होगी, ठीक है, तो अगर वो पार्लियामेंट जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक वह आगे एक्ट बना नहीं रह पाएगा, उसके बाद वो एक्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब ऑर्डिनेंस आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ऑर्डिनेंस की एक्सपायरी होती है 6 वीक्स। ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट के रीअपॉइंटमेंट होने के बाद 6 हफ्तों में वह बिल आपका पास हो जाना चाहिए, ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए सदनों से, तभी वह एक्ट बना रह पाएगा। और मैक्सिमम लाइफ आपकी होती है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ एंड 6 वीक्स, ये आपको याद रखना है। 6 मंथ एंड 6 वीक्स कैसे? 6 मंथ मैक्सिमम टाइम है जब सदनों का 2 मीटिंग, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है आपके, जैसे विंटर सेशन है, उसके बाद बजट सेशन आपका आएगा, तो इन दोनों सेशंस में मैक्सिमम इंटरवल आपके 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 6 मंथ आपका ये आ गया यहाँ से, और 6 वीक्स मतलब दोनों सदन के बैठक होने के बाद 6 हफ्तों तक आपकी और ऑर्डिनेंस बना रह सकता है। इसके बाद अगर पास नहीं हो सकता है तो ऑर्डिनेंस आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये था आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें और याद रखनी है कि ऑर्डिनेंस आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पास नहीं किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस किसी भी तरीके का लागू नहीं होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती है? हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ क्षमा यातना की पावर होती है।
जो चीज़ें आपके एग्जीक्यूटिव पावर में आती हैं ये आर्टिकल नंबर 72 में गिवन है। ये आपके जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट होती है ये डिपेंड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे एडवाइस करेंगे वैसे ही आपके प्रेसिडेंट आगे पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट आपके पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है। मतलब इस चीज़ में जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव आपकी पूरी तरीके से शामिल होती है। जो चीज़ हम देखते हैं कौन कौन सी पार्डनिंग पावर होती है। पहला इसमें पावर गिवन है आपका पार्डन। पार्डन का मतलब होता है किसी को जो सज़ा काट रहा है उसको कम्प्लीटली फ्री कर देना, मतलब आज़ाद कर देना कि हाँ जी आप आज़ाद हैं, जाइए, आपको अब कोई सज़ा नहीं मिलेगी आगे। सेकंड पावर इसमें होती है प्रेसिडेंट की कम्यूटेशन की, मतलब कि लाइटर पनिशमेंट दे देना उसको। पहले मान के चलिए उसको उम्र कैद हुई थी, अब उसको कह देंगे कि हाँ जी आपको सिर्फ 20 साल की सज़ा होगी। तो ये पावर आपके प्रेसिडेंट की कम्यूटेशन पावर कहलाती है। रेमिशन कौन सी पावर कहलाती है? रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। मतलब आपकी मान के चलिए कि 10 साल की सज़ा थी, ठीक है, 10 साल की सज़ा थी, तो उसमें हाँ जी प्रेसिडेंट चलो ठीक कह देंगे कि ठीक है आपको चलिए 8 साल की सज़ा हो जाएगी, 8 साल का आपको कारावास हो जाएगा। तो ये पावर आपके रेमिशन में गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? रिस्पाइट का मतलब होता है जब स्पेशल केस में आपकी सज़ा प्रेसिडेंट साहब कम कर दें। वो स्पेशल केस जैसे आपके प्रेगनेंसी हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है, ये चीज़ देखते हुए आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वे आपको रिस्पाइट के साथ आपकी सज़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। लास्ट आपकी पार्डनिंग पावर होती है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी समय के लिए आपकी सज़ा कुछ हद तक होल्ड कर दी जाए। ठीक है, जैसे कि अगर किसी बंदे को फांसी हो गई है तो रिप्राइव में आपके प्रेसिडेंट चाहें तो फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ताकि ये मेनली इसलिए करा जाता है ताकि आपके जो कोर्ट होता है वो फिर से आपका एक बार उस डिसीजन को देख सके कि हाँ जी हमने जो फांसी दी है वो सही है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो ये चीज़ रिप्राइव के थ्रू हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर। अब आगे देखते हैं। अगला इसमें डिस्क्रिशनरी पावर दे रखा है कि कब कब आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्वविवेक, मतलब खुद के विवेक से बिना किसी के एडवाइस के साथ अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो इन केसेस में आपके प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पीएम अगर मर जाते हैं, पीएम अगर डाई हो जाते हैं, ऑफिस में है, तो उस समय किसको पीएम बनाना है ये आपके प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी आपकी लोकसभा में ना मिली हो तो उस समय आपके पीएम और को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे आपको किसको पीएम बनाना है, किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये अपॉइंटमेंट करनी है, ये अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। सेकंड इसमें केस ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ अगर आपकी वो हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके लोकसभा में पास हो जाता है, तो उस समय डिसमिस करना है कि नहीं करना है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये चीज़ आपके प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लास्ट आपका गिवन है कि डिज़ॉल्व लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट मेजॉरिटी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी खो चुकी है तो उस समय हमें लोकसभा को डिज़ॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये आपके प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। तो होपफुली प्रेसिडेंट के बारे में जितना कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला था मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अगर आप ये नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम होगा एग्ज़ाम मोड एसएससी, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा जो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये माइंड मैप चार्ट भी अपलोड कर दूंगा, दोनों चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। और यहाँ से बाहर आपके प्रेसिडेंट टॉपिक में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही आगे मैं हेडशॉट सीरीज कंटिन्यू रखूँगा, जिससे आपका जीएस का जो टॉपिक है, जीएस में जो है मैक्सिमम मार्क्स आप फेच कर सकते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो सकता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।